फ्रेंड्स, हम लोग हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने कोर्स कंटेंट के बारे में, सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लिया था, क्या क्या हमको पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम पहला चैप्टर शुरू करेंगे। पहला चैप्टर जो है, हमारा नाम क्या है चैप्टर का? इंट्रोडक्शन। जिसको हिंदी में क्या कहेंगे? परिचय। तो परिचय में, क्योंकि ये हाइड्रोलिक्स सब्जेक्ट है, तो सबसे ज़रूरी है कि जान लेना कि हाइड्रोलिक्स क्या है। ठीक है, हाइड्रोलिक्स क्या है। लेकिन वो जानने से पहले बहुत सारी कुछ बेसिक चीज़ें हमको जाननी ज़रूरी हैं, वो जान लेना ज़रूरी है। फिर हम हाइड्रोलिक्स पर आएंगे। एक्चुअली में हम आएंगे फ्लूइड मैकेनिक्स पर, फिर उसके बाद हाइड्रोलिक्स बताएंगे। तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है ये पहले जानेंगे, क्योंकि हाइड्रोलिक्स बेसिकली वो जो सब कैटेगरी है, या फिर कह सकते हैं आप ब्रांच है फ्लूइड मैकेनिक्स का। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन यानी परिचय की बात करते हैं, इस चैप्टर पे शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो हम देखेंगे, सबसे पहली बात वो हम देखेंगे मैटर। क्या देखेंगे? मैटर, जिसको हिंदी में कहते हैं पदार्थ। मैटर या पदार्थ क्या होता है, इसका एक और सिनोनिमस नेम है। ठीक है, सिनोनिम्स है जैसे, हालांकि इतना नहीं कि एक्यूरेटली दोनों एक ही जैसे, लेकिन यूज किए जाते हैं मैटर और ये जो अगला वर्ड बताने जा रहे हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा सटल डिफरेंस है, लेकिन उतना हम जाएंगे नहीं। ठीक है ना, बस इस मतलब इतने से हमको काम चल जाएगा कि कभी कभी हम इस वर्ड का भी यूज करेंगे, सब्सटेंस। ठीक है, जिसको पदार्थ या द्रव्य कहते हैं। ठीक है, जनरली यही कहते हैं कि फिजिकल मैटर जो होता है उसको सब्सटेंस कहते हैं। फिर भी और भी सटल डिफरेंसेज हैं, लेकिन वो हमको यहाँ पर जानने की ज़रूरत नहीं है। हम जो है बस इतना जानेंगे, मतलब ये दो वर्ड यूज होंगे, आगे आते रहेंगे हमारे पढ़ने में। ठीक है, सब्सटेंस और मैटर की बात कर रहे हैं। तो ये होता क्या है कि हम चारों ओर बहुत सारी वस्तुएं देखते हैं, अपने चारों ओर, अपने सराउंडिंग्स में चारों ओर बहुत सारी वस्तुएं देखते हैं, और ये वस्तुएं किन्हीं किन्हीं मटीरियल से बनी है, सामग्रियों से बनी है, जिनको कहें किसी न किसी सामग्री से बनी है। और इसी सामग्री को, या फिर सामग्री को, इसी को साइंटिस्ट ने एक नाम दिया है, जिसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। ठीक है ना, तो साइंटिस्ट्स द्वारा नाम दिया गया है, वही नाम मतलब मटेरियल का। जैसे पूरे जो यूनिवर्स है, या फिर हम फॉर्मल लैंग्वेज में ऐसे कहें कि जो हमारा जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स में सभी चीज़ें, सभी वस्तुएं किसी न किसी चीज़ से बनी है। ठीक है ना, किसी न किसी मटेरियल से बनी है, और जिन्हें साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया है? मैटर नाम दिया है। क्या नाम दिया है? मैटर, यानी कि पदार्थ नाम दिया है। ठीक है, और पदार्थ का बेसिक फंडामेंटल क्या है? पार्टिकल से है। पार्टिकल में क्या है? एटम के अंदर क्या है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, प्रोटॉन और भी चीज़ें होती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से भी छोटी, मतलब और बेसिक है, क्वार्क जिनको कहते हैं, उनके बारे में डिस्कशन नहीं, बस हमने सिंपली बता दिया आपको। कहने का ये मतलब था कि सब्सटेंसेज या फिर कहें मैटर। ठीक है ना, मैटर की हम बात कर रहे हैं, तो मैटर क्या है? ठीक है, तो मैटर ये है कि एवरीथिंग, ऐसे कि यूनिवर्स में जो भी चीज़ बनी है, ठीक है ना, वो किसी न किसी मटेरियल से बनी, यानी सामग्री से बनी है। वो सामग्री जो है वही क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। ठीक है, ये सिंपल सा। और मैटर में क्या होता है? मैटर क्या करता है? ऑक्युपाई करता है, जिसको कहते हैं घेरता है। ठीक है ना, मैटर्स अगर कहेंगे तो ऑक्युपाई कहेंगे, अगर मैटर एक कहेंगे तो ऑक्युपाइज कहेंगे। तो मैटर्स, बहुत सारे मैटर्स होते हैं, तो ऑक्युपाई। ठीक है, मैटर्स ऑक्युपाई स्पेस, यानी कि जगह घेरते हैं। ठीक है ना, मैटर क्या करता है? जगह घेरता है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें क्या होता है? वॉल्यूम होता है, हिंदी में कहते हैं आयतन होता है। ठीक है, तो मैटर में क्या होता है
कि पदार्थ स्थान घेरता है, अर्थात इसमें आयतन होता है। ठीक है, और क्या होता है पदार्थ में? मैटर्स हैव मास। तो क्या होता है? पदार्थ में द्रव्यमान होता है। ठीक है, और कभी कभी हम ये भी कहते हैं कि ये हम सेंसरी आर्गन से, अपने जो 5 सेंसरी आर्गन्स है, सेंसेज हैं, उनसे हम सेंस कर सकते हैं मैटर को। ठीक है, फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, डार्क मैटर है वगैरह, जो बहुत ही हाई लेवल की बात है। ठीक है ना, बहुत एडवांस टॉपिक है, वो भी मैटर के अंतर्गत आते हैं, डार्क मैटर वगैरह। तो उन सब के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बस इतना ही आप कह सकते हैं हम सेंस कर सकते हैं इसे, मतलब मैटर को सेंस किया जा सकता है सेंसरी आर्गन्स के द्वारा। ठीक है, तो अब इसमें आता है बहुत ही मेन टॉपिक, जो यही हमारा क्या करेगा आगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन में सबसे पहला टॉपिक क्या है? फ्लूइड, उसको समझने में मदद करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं मैटर के बाद इसके अवस्थाओं की बात करते हैं, पदार्थ की अवस्थाएं। किसकी बात करेंगे हम? पदार्थ की अवस्था। अवस्था को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टेट कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि जिन बच्चों ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया है उनको अच्छे से पता होना चाहिए स्टेट का मतलब क्या होता है। ठीक है, स्टेट मतलब किसी सिस्टम को इक्विलिब्रियम में कुछ वैल्यू, कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में कुछ वैल्यू अटेंड करता है, जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़े हैं वही कुछ वैल्यू होता है, तो कोई फिक्स्ड वैल्यू द्वारा ही, जैसे कि प्रेशर मान लीजिए कुछ हो गया, टेम्परेचर हो गया, ऐसे वैल्यू के द्वारा फिक्स्ड वैल्यू उसका, जैसे कोई टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम है तो उसका कोई फिक्स्ड वैल्यू दिया, फिक्स्ड वैल्यू दिया नहीं, निश्चित मान दिया, उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? उस निश्चित मान को। और दूसरी चीज़ क्या होना चाहिए? वो सिस्टम जो होना चाहिए, यानी कि जो निकाय होना चाहिए, वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो क्या वो उन तीनों वैल्यूओं से एक स्टेट डिफाइन होगा उस सिस्टम का। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ये स्टेट वर्ड थोड़ा सा क्या है, कंफ्यूजिंग है, क्योंकि उससे भी आप कह सकते हैं और यहाँ स्टेट अवस्था से भी कह सकते हैं। तो इसलिए इसका जो असली वाला वर्ड रहेगा जो हम यूज करेंगे वो होगा फेज, जो इससे कंफ्यूज नहीं करेगा। फेज, हम किससे बात करेंगे? फेज, ये भी आपने सुना होगा। तो हमारा क्या, अवस्था की बात करेंगे, यानी फेज की बात करेंगे, फेजेज की बात करेंगे। ठीक है, आप स्टेट भी कह सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन हम जो सही वर्ड यूज करेंगे वो क्या होगा? फेज होगा। तो एक पदार्थ कितने फेजेज में होता है? जनरली क्या है जो हम पढ़ते आते हैं? सॉलिड है, लिक्विड है, और क्या है? गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड को हिंदी में क्या कहते हैं? ठोस। इसको कहते हैं द्रव, और इसको कहते हैं गैस। ठीक है, और इसको मिलाकर ही हम कहते हैं फ्लूइड। अभी आगे देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे बता देते हैं, इसको हम कहते हैं, इन दोनों को कहते हैं, यानी दोनों चीज़ें क्या कहलाएंगी? तरल कहलाएंगी, फ्लूइड कहलाएंगी, जो कि
हमको यही पढ़ना है। लेकिन अभी आगे और एक चीज़ और बता दें, गैस के साथ साथ एक और वर्ड यूज होता है, वेपर। वाष्प, वाटर वेपर होता है तो जल वाष्प कहते हैं। किसी भी लिक्विड का वेपर हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप जो देखते हैं पानी गर्म किया तो वही एक वाष्प है, नहीं, किसी भी लिक्विड का हो सकता है। तो वेपर मतलब वाष्प, वाटर वेपर है तो जल वाष्प। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? आपने एक वर्ड सुना होगा या पढ़ा होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर जब किसी गैस या फिर कहें लिक्विड के गैसियस स्टेट में है, ठीक है ना, यानी कि गैसियस स्टेट में है और उसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा है, अगर मतलब कहने का मतलब किसी फ्लूइड का ही कहिए, किसी तरल का या फिर लिक्विड का, गैस का, तीनों में से किसी को भी कह सकते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद वो गैसियस स्टेट में ही होगा। तो अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा है टेम्परेचर तो उसको हम कहते हैं गैस, तब उसको हम क्या कहते हैं? गैस। और वेपर, अभी सॉलिड लिक्विड, गैस सॉलिड लिक्विड बता रहे हैं आप क्योंकि पढ़े होंगे। और वेपर क्योंकि इसमें डिफरेंस थोड़ा होता है, मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। अब वेपर क्या होता है? ऐसा है, ऐसे स्टेट में होगा तो वेपर कहेंगे जो कि कंडेंसेशन टेम्परेचर के आसपास हो या फिर कंडेंसेशन स्टेट्स के बहुत ज़्यादा दूर न हो, यानी बहुत कम एफर्ट लगाने पर ही, बहुत कम टेम्परेचर गिराने पर, कम करने पर ही क्या मिल जाए हमको? तुरंत ही वाष्प और सॉरी लिक्विड मिल जाए, ठीक है ना। उसका क्या मिल जाए? लिक्विड फेज मिल जाए, तो उसको वेपर कहते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है गैस और वेपर में। तो शुरुआत करते हैं सॉलिड से, हम पहले ही वेपर पे चले गए और गैस पर। तो सॉलिड में क्या होता है कि हम लोग पढ़ते आते हैं, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि इसका क्या होता है? निश्चित, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डेफिनिट शेप एंड साइज। शेप को बोलते हैं आकृति हिंदी में, और इसको बोलते हैं आकार। तो निश्चित शेप एंड साइज होता है डेफिनिट, यानी निश्चित आकार, आकृति और आकार होता है, ठीक है ना, ठोस का। इसमें जो अंतरा आणविक आकर्षण बल होते हैं, यानी कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन या फिर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। जितने भी हम यहाँ तक जितने भी हम देखते हैं फेजेज या किसी मैटर के, उन फेजेज में सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किस में होता है? सॉलिड्स में होता है, ठीक है, ठोसों में होता है। ये डेफिनेशन है एक तरह से इसको कहने का। लिक्विड में क्या होता है? इसका शेप नहीं निश्चित होता है, ठीक है। केवल क्या निश्चित होता है? साइज कह सकते हैं, या फिर शेप एंड साइज निश्चित नहीं होता, आयतन निश्चित होता है। इसका एक चीज़ और है कि आयतन इसका भी निश्चित होता है, आयतन यानी कि वॉल्यूम। वॉल्यूम भी इसका क्या होता है? डेफिनिट होता है, यानी निश्चित होता है। इसका आयतन निश्चित नहीं होता है, ठीक है, इसका आयतन निश्चित नहीं होता है, और शेप और साइज जो है वो बदलता रहता है। वो आयतन निश्चित होता है, सॉरी, अगर निश्चित नहीं होता बोल दिए तो सॉरी, आयतन निश्चित होता है लिक्विड का, ठीक है, और शेप और साइज निश्चित नहीं होता है। इसमें अंतरा आणविक आकर्षण बल यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके ठोसों की तुलना में कम होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसका आयतन भी निश्चित नहीं होगा, ठीक है, शेप एंड साइज भी निश्चित नहीं होगा। इसमें अंतरा आणविक आकर्षण बल लिक्विड के तुलना से भी कम होते हैं। यानी जो हम जानते हैं ना कि कोई भी मैटर मतलब कोई भी पदार्थ बना है, सब्सटेंस, जिसको अब सब्सटेंस कहेंगे, ठीक है ना। मैटर के बाद अब क्या गया? सब्सटेंस जो भी बना है वो क्या है कि अणुओं से मिलकर बना है, ठीक है ना। तो अणुओं के बीच आकर्षण बल लगा होता है जिससे कि ये अपना फेज डिफाइन करते हैं। उन्हीं आकर्षण बलों के कारण ही फेज डिफाइन होता है, ठीक है ना। उनके अरेंजमेंट और उनके बीच के आकर्षण बलों के कारण ही फेज डिफाइन होता है कि कौन से फेज में होगा, सॉलिड में होगा
लिक्विड में होगा, गैसियस फेज में होगा, ठीक है, जिसमें का एक और टर्म हम इसको यूज करते हैं इसके साथ साथ वेपर का भी, जिसको हमने अभी बताया, ठीक है ना। तो ये एक ही पदार्थ है, एक ही पदार्थ इन सभी फेजेज में हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा मत सोचिएगा कि कोई एक पदार्थ है वो अलग, एक पदार्थ है तो वो सॉलिड में ही होता है और ये नहीं, आप बदल सकते हैं उसके फेज को, ठीक है ना। तो एक ही पदार्थ इन सभी फेजेज में हो सकता है, इसीलिए कह रहे हैं कि मैटर की जो अवस्थाएं हैं यानी फेज है, जो स्टेट है वो इस टाइप की होती हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है लिक्विड में और गैसेज में बता दिया हमने। अब कुछ चीजें और हैं, कुछ और फेजेज होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं आजकल, अब एडवांस हो गया है। एडवांस में हम क्या पढ़ेंगे, कुछ और फेजेज के बारे में पढ़ेंगे। कुछ और फेजेज हैं जैसे कि एक होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा हिंदी में भी प्लाज्मा ही कहते हैं। और दूसरा है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, हिंदी में भी वही कहेंगे, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। तो प्लाज्मा क्या होता है, तो प्लाज्मा स्टेट में कोई भी गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब गैसियस स्टेट में है और उसके मॉलिक्यूल्स क्या हो जा रहे हैं, मॉलिक्यूल्स कहिए या फिर जो भी कंपोनेंट्स हैं उसमें, वो क्या हो जाते हैं, आयनाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये कह सकते हैं कि आयनाइज्ड स्टेट ऑफ, यानी कि उसकी अवस्था है या फिर आयनाइज्ड स्टेट या फेज ऑफ गैस। और ये जनरली कब 4000 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जब टेम्परेचर क्या हो जाए 4000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास चली जाए, यानी कोई गैस लीजिए, ठीक है, उसका टेम्परेचर 400 से 4000 है, 400 हम बोल रहे हैं, लिखे हैं 4000 और बोल रहे हैं 400, तो 4000 से ऊपर कर दीजिए अगर टेम्परेचर को, तो वो क्या हो जाएंगे, उसके गैस में जो भी आयंस हैं मतलब वो अलग अलग हो जाएंगे, यानी गैस जो है पूरा आयनाइज्ड हो जाएगा। तो उस स्टेट को हम क्या कहेंगे, प्लाज्मा। तो आपका प्रैक्टिकल क्या है, जैसे कि प्लाज्मा में जैसे कि आप सन पर जो भी लाइट है वो क्या है, या फिर जो भी मटेरियल है सन पर इस समय, मैटर जो है वो प्लाज्मा स्टेट में है, जो भी मैटर है इस समय प्लाज्मा स्टेट पे, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर 4000 से ऊपर ही है, ठीक है ना, 4000 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ही टेम्परेचर है वहाँ पर, डिग्री सेंटीग्रेड बोलेंगे ही तभी, ठीक है ना। तो इसके बाद बात करते हैं कि आयनाइज्ड हो जाते हैं। और जैसे कि आपने प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग भी पढ़ा होगा, ठीक है, अगर वर्कशॉप पढ़े होंगे तो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग पढ़े होंगे, तो उसमें भी जो गैस जो होता है जिससे हम वेल्डिंग करते हैं उसका टेम्परेचर बहुत हाई कर दिया जाता है कि वो प्लाज्मा स्टेट में बदल जाए, ठीक है ना। तो उस समय इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, ठीक है, उस समय गैस में अगर प्लाज्मा के स्टेट में हो तो एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए काम करते हैं उससे हम, ठीक है। अब कुछ फ्लोरेसेंट बल्ब होते हैं, जैसे फ्लोरेसेंट ट्यूब होते हैं, जैसे CFL है ना, तो उसमें जो फ्लोरेसेंट है, फ्लोरेसेंट ट्यूब है ना, उसमें क्या होता है, उसमें गैसेज को प्लाज्मा स्टेट में लाया जाता है जिससे कि ग्लो होता है, ठीक है ना। प्लाज्मा स्टेट में लाने पर ही ग्लो होता है, मतलब प्लाज्मा स्टेट में जब कोई भी गैस आ जाएगा तो वो क्या करने लगेगा, ग्लो करने लगेगा, और उसका ग्लो का कलर डिपेंड करता है कि वो कौन सा गैस है, ठीक है, वो गैस पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए कोई जैसे कि कुछ नाइट्रोजन बल्ब भी होते हैं, हीलियम बल्ब भी होते हैं, ठीक है, वो उनमें भी जो गैस जो होता है उसको प्लाज्मा स्टेट में लाया जाता है, ठीक है ना, जो तंतु होता है, क्योंकि तंतु बहुत गर्म हो जाता है जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं उनमें,
जैसे CFL हो गया, तो CFL में जो फ्लोरेसेंट ट्यूब है उसमें अलग गैस होता है, और जो बल्ब जो होता है हमारा जो पीला कलर का दिखता है उसमें अलग गैस होता है। तो उसमें जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो प्लाज्मा स्टेट में जब गैसें अंदर आती हैं, ठीक है, तो वो ग्लो करती हैं। ग्लो करने का उनका कारण यही है कि वो अलग अलग गैसें हैं दोनों में, ठीक है। तो गैस पे डिपेंड करता है वो पीला ग्लो करेगा कि वाइट ग्लो करेगा, ठीक है। तो वो किससे हम पाते हैं, वो उजाला किससे पाते हैं, प्लाज्मा स्टेट से ही पाते हैं, ठीक है। जो हमारे अर्थ पर जो भी उजाला आ रहा है, वो सनलाइट जो आ रहा है, सन से जो आ रहा है, सन से जो रेडिएशन आ रहा है वो किस स्टेट से ही आ रहा है, प्लाज्मा स्टेट से ही आ रहा है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की। तो ये बहुत लो टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है। इसके दो फाउंडर हैं, एक तरह से कह सकते हैं, SN बोस, सत्येंद्र नाथ बोस। इन्होंने कुछ अज्यूम किया था या फिर कुछ कल्पना की थी या कुछ बताया था, एक तरह से प्रीजम्पशन होता है ना, कुछ चीज़ें जैसे प्रेडिक्ट करना, तो प्रेडिक्ट किया था कि ये 4 अवस्थाओं के बाद ये 5वें अवस्था की, 5वें स्टेट की या फिर 5वें फेज की इन्होंने बात कही थी, ठीक है। तो इन्होंने इसकी बात कही और इस पर कुछ कैलकुलेशन किया। किन्होंने किया, आइंस्टाइन ने। इनके जो कॉन्सेप्ट दिए गए थे, कॉन्सेप्चुअलाइज किए गए थे ना, तो वो उन पर जो है कैलकुलेशन आइंस्टाइन ने किया। तो उसके बाद कुछ समय बाद 1920 के आसपास, ठीक है, कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर इसको प्रैक्टिकली अचीव भी किया। पहले नहीं अचीव, ये दोनों लोग अचीव नहीं किए थे, अब SN बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। इन्होंने बस एक थ्योरी दे दिया था बेसिकली, समझिए, और कुछ और साइंटिस्ट ने इनको अचीव किया प्रैक्टिकली। तो इस अवस्था को ही कहा जाता है कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और ये जो होता है, इस कैसे प्राप्त होता है, ऐसा गैस लीजिए जिसकी डेंसिटी 1/1000वें के आसपास हो, किसके, ऑफ एयर, यानी घनत्व तो जो होगा, अब सोचिए एयर भी कितना हल्का है, उसका भी घनत्व तो कितना कम है, और उसका भी 1/1000वां के आसपास घनत्व होना चाहिए, ठीक है ना। उस गैस को और बहुत ठंडा करते हैं, ठीक है ना। तो मतलब 0 केल्विन के आसपास, 0 केल्विन बहुत मतलब कैसा टेम्परेचर है, आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है तो आपको पता है, ठीक है ना। तो 0 केल्विन के आसपास जो है ये अचीव मतलब मिलता है, और इतना कम डेंसिटी का गैस होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से कुल 5 हमने अवस्थाएं पढ़ी, पदार्थ की अवस्थाएं, ठीक है। फेजेज पढ़े, फेज या फिर आप कहते हैं स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की अवस्थाएं हम लोगों ने पढ़ लिया। इस तरह से 5 फेजेज के बारे में, ठीक है। अब इसको कुछ समराइज कर लेते हैं टेबल के माध्यम से। अब कुछ फोर्सेज के बारे में देख लेते हैं कि जैसे कि लिक्विड है, जब मान लीजिए सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। तो सबसे पहले बात करें अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज की, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज की, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज अगर बात करें, चलिए एक अच्छा सा टेबल बनाते हैं। अभी हम फ्लूइड पर नहीं आए, फ्लूइड के डेफिनेशन पर नहीं आए, फ्लूइड का डेफिनेशन अभी आगे देखेंगे। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वॉल्यूम, शेप एंड साइज। तो यहाँ पे बात करते हैं सॉलिड की, यानी ठोस की, ठीक है। ठोस की बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन, ऐसे लिख रहे हैं, आप लिख लेंगे इंटरमॉलिक्यूलर, अभी लिखे थे स्पेलिंग। ये यहाँ शेप एंड साइज की बात करेंगे। यहाँ पे वॉल्यूम की बात करेंगे। यहाँ पे बात करेंगे टेंसाइल फोर्स लगाया जा सकता है कि नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे कंप्रेसिव फोर्स, संपीड़न बल, आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। टेंसाइल फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स और शियर फोर्स लगाया जा सकता है कि नहीं। तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं लिक्विड की, और यहाँ पे बात करते हैं गैस की, ठीक है। तो लिक्विड में इससे कम ही होते हैं और गैसेज में इनसे भी बिल्कुल कम होते हैं, और इसमें मॉलिक्यूल्स बहुत रैंडमली मोशन करते हैं बहुत तेज़ी से, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। शेप एंड साइज इसका फिक्स्ड रहता है, सॉलिड का क्या रहता है, फिक्स्ड, शेप एंड साइज दोनों फिक्स्ड, ठीक है। इसका क्या होता है, वैरी करता है, ठीक है ना। इसका भी क्या करता है, वैरी करता है, यानी वेरिएबल लिख रहे हैं, यानी बदलता रहता है। लिक्विड का भी शेप एंड साइज बदलता रहता है, गैसेस का भी शेप एंड साइज बदलता रहता है। वॉल्यूम क्या होता है, इसका फिक्स्ड होता है, इसका भी फिक्स्ड होता है, यानी नियत रहता है, बदलता नहीं है। और इसका वॉल्यूम क्या हो सकता है, बदलता रहता है गैसेज का। टेंसाइल फोर्स इस पर लगाया जा सकता है, सॉलिड पर टेंसाइल फोर्स लगाया जा सकता है। लिक्विड पर टेंसाइल फोर्स केवल तब लगाया जा सकता है, हमेशा नहीं, ओनली कब लगाया जा सकता है, ओनली एट फ्री सरफेस, वो भी किसके कारण, ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव। तो केवल यानी कि टेंसाइल फोर्सेज नहीं लगाए जा सकते हैं, वो रेजिस्ट ही नहीं कर पाएंगे, एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है ना। उस पर टेंसाइल फोर्स नहीं लग सकता, ठीक है, कोई औचित्य ही नहीं है उसका। केवल पृष्ठ तनाव के कारण केवल फ्री सरफेस पर हल्का फुल्का टेंसाइल फोर्स लगता है, ठीक है। पृष्ठ तनाव जब पढ़ेंगे तो देखेंगे हम लोग, प्रॉपर्टी है किसी फ्लूइड का, और यहाँ पे नहीं, कोई टेंसाइल फोर्स इसमें नहीं लग सकता। कंप्रेसिव फोर्स यहाँ पे लगाया जा सकता है इस पर। सॉलिड आप जानते हैं, कंप्रेसिव फोर्स आप पढ़ ही रहे थे पूरे सॉलिड मैकेनिक्स में, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में यही पढ़ रहे थे, ठीक है। इसके बाद इस पर कंप्रेसिव फोर्स ओनली इन कन्फाइंड, कन्फाइंड का मतलब होता है बंद। लिक्विड अगर बंद होगा यानी कि कन्फाइंड होगा, चारों ओर से बंद होगा, बंधा होगा, तो हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे टेंसाइल कंप्रेसिव फोर्सेज लगा सकते हैं। और इसमें भी ओनली इन कन्फाइंड गैस, जब बंद बर्तन में होगा गैस तभी हम कंप्रेसिव फोर्स लगा सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है गुब्बारे में है तो वहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स आप लगा सकते हैं, चाहे पानी भरा है चाहे फिर वो गैस उसमें भरा है, उसमें आप लगा सकते हैं, क्योंकि बंद है, बंद होना चाहिए। अगर खुला है तो वहाँ पे आप कंप्रेसिव फोर्स नहीं लगा सकते, ठीक है। शियर फोर्स तीनों में लगा सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि ये उतना रेजिस्ट, मतलब ये रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं, ये दोनों लिक्विड और गैस शियर फोर्स को रेजिस्ट नहीं कर पाते, उसके अंडर ये डिफॉर्मेशन हमेशा देते ही रहते हैं। और सॉलिड क्या होता है कि डिफॉर्म होगा कुछ समय बाद, उसके बाद क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा, ब्रेक होने लगेगा, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, कितना भी छोटा लगा दीजिए, ये क्या होगा, हमेशा डिफॉर्म होता रहेगा। डिफॉर्मेशन आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना, यानी विरूपित होते रहता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग और अच्छे से आगे जानेंगे। शियर फोर्स तो लग जाता है लेकिन वो कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन ला देता है, इन दोनों में कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन ला देता है। इनमें क्या करता है, कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन नहीं ला पाता है शियर फोर्स, वो डिस्क्रीट डिफॉर्मेशन होता है। डिस्क्रीट का मतलब होता है रुक रुक कर, ठीक है। तो इसमें लगातार होता है डिफॉर्मेशन,
लिक्विड और गैसेज में, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने कुछ कंपैरिजन कर लिया है सॉलिड, लिक्विड और गैसेज का। मेनली आपको बता दें लिक्विड और गैसेज मिलकर ही फ्लूइड बनाते हैं, ठीक है। और आगे हम बताएंगे, आगे डेफिनेशन में अच्छे से जानेंगे कि फ्लूइड क्या होता है। तो उसके लिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।